अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का शिकार। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान। ना भारत को चैन ना ही अफगानिस्तान को सुकून। ऐसे में क्या करे पाकिस्तान? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुलाकात। पाकिस्तान में गिरफ्तार रॉ एजेंट के मामले पर पाक भारत का फिर पठानकोट हमले का शोर। कहीं कुलभूषण यादव का मामला न कर जाए गोल। और पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन को तैयार। अफगानिस्तान की हठधर्मी फिर भी बरकरार। क्या तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? पनामा लीक्स, हुकूमत की घबराहट, ऑपोजिशन का शोर शराबा और जलसे जुलूसों ने मुल्क भर में तहलका मचाया हुआ है। यानी हुकूमत के लिए अंदरूनी महाज पर मुश्किलात तो हैं ही, लेकिन बैरूनी महाज पर भी चैलेंजेस कुछ कम नहीं हैं। पाकिस्तान के एक तरफ भारत है जो आए दिन बलूचिस्तान और कराची में मदाखलत करता है, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हठधर्मी छोड़ने को तैयार नहीं। इसकी ताज़ा मिसाल अफगान सदर अशरफ गनी का आज का बयान है, जिसमें उन्होंने अफगान पीस प्रोसेस के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को किसी खाते में लाने से ही इनकार कर दिया था। कल उनका ये बयान सामने आया और वो ये कहते हैं कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने से मुताल्लिक अफगानिस्तान पाकिस्तान से कोई तवक्को नहीं रखता। अफगान सदर के इस अमल पर आज दफ्तर खारजा की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने अशरफ गनी के बयान को मुस्तरद किया और वाज़े किया है कि तालिबान को मसालिहत की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान ने संजीदा कोशिशें की, ताहम तालिबान को इस हवाले से आमादा करने की जिम्मेदारी अकेले पाकिस्तान की नहीं है। यहाँ अब ये बात अहम है कि ये दोनों बयानात ऐसे माहौल में सामने आए हैं कि जब भारत में अफगान पीस प्रोसेस के सिलसिले में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जारी है। ये कॉन्फ्रेंस अफगान पीस प्रोसेस के लिए कितनी कारगर होगी, ये बात की बात है, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ये कॉन्फ्रेंस साजगार माहौल ज़रूर मुहैया कर रही है। पिछले साल दिसंबर में इस्लामाबाद में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई, मुसाफे हुए, मुस्कुराहटें बिखेरी गईं और इसी तबादले में पाक भारत ताल्लुकात पर जो जमी हुई बर्फ़ थी वो पिघल गई। यहाँ तक कि पठानकोट हमले के बाद भी पहली बार हमने भारत की जानिब से एक ज़िम्मेदाराना रवैया देखा। इस हवाले से दोनों हुकूमतों में मालूमात का तबादला हुआ। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम भी भारत गई। बहरहाल इस बार कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुलाकात की अहमियत कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के तनाजुर में अगर हम देखें तो बहुत बढ़ गई है। कुलभूषण यादव का मामला और बलूचिस्तान में रॉ की मदाखलत से मुताल्लिक पाकिस्तान का इजहार तशवीश अब क्या रंग लाएगा? पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण को लेकर क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं, और भारत की जानिब से सिर्फ पठानकोट तहकीकात पर जोर, कहीं कुलभूषण का जो मामला है उसको दबाने की कोशिश तो नहीं? ये और दीगर अहम सवालात हैं आज के प्रोग्राम में जो हम उठाएंगे। ज्वाइन करेंगे हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद अहमद कसूरी। अफगान पीस प्रोसेस पर जब हम बात करेंगे तो पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ तज़ियाकार अकील यूसुफजई। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पाक इंडिया सेक्रेटरी खारजा मुलाकात का बहाना बन गई है। इस मुलाकात में पाकिस्तान ने रॉ के गिरफ्तार ऑफिसर कुलभूषण यादव का मामला उठाया है। इस मुलाकात की अब कितनी अहमियत है और इसके असरात क्या होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। हार्ट ऑफ एशिया का जो प्लेटफॉर्म है पाक इंडिया रिलेशंस में हम देख रहे हैं कि बेहतरी के मौक़े फराहम करता है। इसका मुज़ाहिरा दिसंबर में भी हम देख चुके हैं और आज भी मौका मिला कि दोनों ममालिक मिलकर बैठें और बात को आगे बढ़ाया जा सके। आपके ख्याल में आज की जो ये मुलाकात रही सेक्रेटरी खारजा की, कितनी मुस्बत रही और इसकी कितनी अहमियत है? देखिए, जो मीटिंग्स होती हैं ना, जैसे हार्ट ऑफ एशिया या कोई यूएनओ, साक हो, कुछ हो, ये बहुत अच्छा मौका फराहम कर देती हैं। साइड लाइन्स पे बायलैटरल मीटिंग्स यानी दो तरफ़ा मीटिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं इन ओकेजन्स पे, जैसे कि ये मौक़े आपने देखा ना, जैसे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो गई।
अब इसलिए फोकस नेचुरली ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के मीडिया का इसी के ऊपर होगा। मैं ये समझता हूँ कि माजी में भी जब फॉरेन मिनिस्टर आई थी भारत की सुषमा स्वराज, तो यहाँ एक अच्छी उसकी बिगिनिंग हुई और उसमें फ़ैसला यही किया था कि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल टॉक्स का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो होने वाले जो वाक़यात थे, जैसे कि ये पठानकोट का मामला था, उसने काफ़ी उसमें प्रॉब्लम खड़े किए और पठानकोट के बाद गुलबशन यादव जो हिंदुस्तान का जासूस पकड़ा गया है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान भारत के अगर आप पिछले 70 साल के ताल्लुकात देखें तो ये बात तो क्लियर है कि उनको एक दूसरे से बातचीत तो बहरहाल करनी पड़ेगी। ये लग्जरी तो उनके पास है नहीं कि वो कुट्टी करके बैठ जाएं, क्योंकि अगर मैंने जैसे अपनी किताब में भी लिखा है कि इसका भारी खमियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा और दोनों के पास ऐसी कैपेसिटी भी है कि एक दूसरे को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। बेहतर यह है कि बातचीत की जाए और उसके लिए क्योंकि ये मौका है तो बातचीत होनी चाहिए। अगर इसमें आगे फैसला हो जाए कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल टॉक्स का तो ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही आप अपने शिकवे शिकायत करेंगे ना। कि अगर मसलन इंटीरियर मिनिस्टर सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है तो आप टेररिज्म रिलेटेड मामला है, सिर्फ भारत नहीं उठाएगा, आप भी उठाएंगे, क्योंकि अगर गुलबशन यादव यहाँ है तो सिर्फ उन पे स्पाइंग के अलावा और भी बड़े चार्जेस हैं कि वो टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस में इन्वॉल्व थे। तो इस बुनियाद पर कि अगर उनका एक स्पाई इन्वॉल्व ऐसी चीज़ों में है, स्पाइंग के अलावा बातचीत होनी चाहिए बिल्कुल, तो और उसका आगाज भी हुआ। हमने देखा डायलॉग कि आज एक प्लेटफॉर्म मिल गया बात करने के। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद पहली मर्तबा मुलाकात और फिर पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव का ये मामला उठाया जाना, बज़ाहिर इतनी बड़ी सतह पर अभी तक हमने देखा था कि ये मामला उठाया नहीं गया जब से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि अब हम आगे कोई पेशरफ देख सकेंगे और आपको लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण को लेकर कुछ मुतालबात किए गए होंगे? देखिए, आपने अभी ये कहा है कि इस सतह पर ऐसे मामलात नहीं उठाए गए थे। शर्म शेख में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे और मीटिंग हुई, उधर से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आए थे, तो बलूचिस्तान का मामला उठा था और बलूचिस्तान के मामलात में टेररिज्म के रिलेटेड मामलात ही थे। लेकिन बहरहाल उसमें काफ़ी अब गैप आ गया है और उसके बाद ये हुआ था कि उस पर प्रोग्रेस कोई नहीं हुई, कोई पेशरफ इसलिए नहीं हुई कि कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय लोकसभा के मेंबरान जो कांग्रेस के थे, जो उनकी पार्टी के थे, उन्होंने भी उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, जिसका ज़्यादा ताल्लुक भारत की अंदरूनी सियासत से था, जिसका आज मौजू नहीं है। इसीलिए वो मामलात आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन जिस तरह से आपने कहा ना कि मामला तो पहले भी उठाए जा चुके हैं, लेकिन पठानकोट हमला हुआ तो हमने देखा कि मुज़ाकरात मुअत्तल हुए, पाकिस्तान ने पूरा ताउन किया, लेकिन पाकिस्तानी तहकीकाती टीम जब वहाँ पर गई तो उसको हसास मकामात तक रसाई देनी चाहिए थी भारत को, जो कि नहीं दी गई। अब आज जो मुलाकात हुई है भारत की जानिब से, ये मामला भी उठाया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत पठानकोट की तहकीकात के चक्कर में कुलभूषण यादव का जो मामला है उसको दबा दे? देखिए, जहाँ तक पठानकोट का मामला है ना, भारत क्या उसमें उठाएगा? पठानकोट के मामले से तो नहीं ना ताल्लुक़ है कुलभूषण का, वो तो हम उठाएंगे ना, भारत क्या उसको उठाएगा? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि भारत ये कहे कि रेसिप्रोसिटी की बुनियाद पर उनको भी यहाँ आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्होंने भी जिस तरह लिमिटेड लेवल पे हमें इजाज़त दी थी और वहाँ हम हर जगह नहीं जा सके थे, ना तमाम लीड्स को हमें फॉलो करने की इजाज़त मिली थी, एक लिमिटेड एरिया में हमारी टीम को इजाज़त दी गई थी जी। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली इसमें अगर वो भारत मांगे तो उसको सीरियस कंसिड्रेशन देनी चाहिए कि अगर वो आएँ, जिस किस्म की उन्होंने एक्सेस हमें प्रोवाइड की है लिमिटेड, वैसी हमें प्रोवाइड कर देनी चाहिए रेसिप्रोसिटी की बेसिस पे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो भारत को डिप्लोमेटिकली एक फ़ायदा होगा। अच्छा कसूरी साहब, यहाँ पर एक और अहम मामला उठाया गया, समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान की रिहाई, उस पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। देखा जाए तो ये अदालती मामला ही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिफारती सतह पर इस हवाले से कुछ हो सकता है? देखिए, आपने ये कहा है कि पाकिस्तान ने उठाया है ये मामला जो है इसका समझौता एक्सप्रेस का, उठाना चाहिए था, क्योंकि भारत हर वक्त मामला उठाता है और हमें कहता है कि हमारे कोर्ट्स के जो मामलात हैं वो ठीक तरह से नहीं चल रहे, फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ को बेल नहीं मिली,
वहाँ भी बहुत से लोगों को बेल मिल गई है हिंदुस्तान में समझौता एक्सप्रेस के केसेस में। तो मामला तो बाहर था, अगर भारत को हक है ये मामला उठाने का, तो वहाँ तो जो शहीद हुए वो बहुत भारी अक्सरियत पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तान हक बजाने में है ये पॉइंट आउट करने में कि जनाब आपकी जो अदालतें हैं, लीगल प्रोसेस है, उसमें लैतोलाल से काम लिया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगान पीस प्रोसेस की, इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है। और हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे मारूफ तजियाकार अकील यूसुफजई। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात होगी अफगान पीस प्रोसेस की और पाकिस्तान की वो कोशिशें जो कि पाकिस्तान अमन के लिए कर रहा है। अफगान सदर अशरफ गनी अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से पाकिस्तान को किसी खाते में लाने को तैयार नज़र नहीं आते और साफ तौर पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई तवक्को नहीं है। इस पर आज दफ्तर खारजा का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं। अब इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ तजियाकार अकील यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया अकील यूसुफजई साहब आपका। ऐसा मौका कि जब अफगान अमन अमल से मुताल्लिक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जारी है और तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से 4 मुल्की ग्रुप का इजलास भी इसी हफ्ते होने वाला है। अफगान सदर का ये बयान मौजूदा सूरत हाल में मुनासिब समझते हैं आप? मेरे ख्याल में जो एक तातुल आया था ब्लेम गेम के सिलसिले में कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता रहा था, और अफ़गानिस्तान में एक कंसेप्ट ये था कि अफ़गानिस्तान की अमन की कुंजी पाकिस्तान के पास है, और इसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ ये कि तलखी रही माजी में, बल्कि मुज़ाकराती अमल भी मुतासर होता रहा। मेरे ख्याल में अशरफ गनी साहब ने ये जो सख्त बयान जारी किया है, उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि उस पूरे प्रोसेस को एक दचका लगेगा, बल्कि जो एक ब्लेम गेम के ख़ात्मे का इम्कान पैदा हो गया था उसको भी शदीद नुकसान पहुँचेगा। बुनियादी बात तो वही है कि अफ़गानिस्तान की अमन की कुंजी अफ़गान हुक्काम, अफ़गान हुकूमत, अफ़गान इत्तिहादी और अफ़गान तालिबान ही के हाथ में है, और पाकिस्तान या चीन या ईरान या चंद और ममालिक इसमें फैसिलिटेटर्स का किरदार तो अदा कर सकते हैं, मगर वो मुद्दई नहीं बन सकते। बिल्कुल, पीस ये एक धचका है। कसूरी साहब, आप किस तरह से देखते हैं अफगान अमन अमल, इससे मुतालिक हार्ट ऑफ एशिया की ये कॉन्फ्रेंस? ऐसे में अफगान सदर की जानिब से पाकिस्तान पर वाज़े तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। पाकिस्तानी जो कोशिशें की जा रही हैं उसको कितनी हद तक ये मुतासर कर सकता है? देखिए, जो प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के हैं उनका पिछले महीनों में, ये पिछले महीने डेढ़ में ये पहला बयान नहीं है, ऐसे बयान बदकिस्मती से पहले भी आए हैं। ये मैं क्रेडिट उनको ज़रूर दूंगा कि उन्होंने खुलूस नीयत से कोशिश की थी पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर करने की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उनको अफ़गानिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो किसी तरह उनको बावर करा दिया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और ISI आपके साथ कोई डबल गेम खेल रही है। ऐसा कतन नहीं है। पाकिस्तान को डबल गेम खेलने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान ने इतना खमियाजा भुगता है जब भी अफ़गानिस्तान में गड़बड़ होती है, जैसे 1979 में जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, सबसे भारी कीमत तो वाकई अफ़गानिस्तान को उठानी पड़ी थी, लेकिन क्लोज सेकंड पाकिस्तान था, जहां हमको एक स्टेज पे तो 4.5 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ आ गए थे और 3 मिलियन तो साल रहे हैं। और अभी भी एक अंदाजे के मुताबिक उनमें से आधे जो हैं वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए हैं उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं को ज़्यादा मजबूत नहीं है। उनको ID कार्ड भी मिल गए, कईयों को पासपोर्ट्स भी मिल गए। तो पाकिस्तान तो बड़ी भारी कीमत अदा की थी। पाकिस्तान ने भारी कीमत भी अदा की कसूरी साहब, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये जो अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है इसकी वजह क्या है आखिर? देखिए, मैंने जैसे पहले आपको ये कहने की कोशिश की है कि वो ये समझते हैं प्रेसिडेंट अशरफ गनी, और उनको ये बावर कराया गया है उनकी एजेंसीज़ के ज़रिए, इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए, कि पाकिस्तान जो चाहे कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। ये तो उस वक्त भी बात नहीं हमारी मानते थे जब मुल्ला उमर बरसर इक़्तिदार थे और उन्होंने हमारे ही दहशत गर्दों को पनाह दे दी थी। और हम जब इनसे बात करते थे, उस वक्त मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, लेकिन मेरे पेशरो वज़ीर ख़ारजा थे,
तो उस वक्त की पोजीशन ये थी कि वो हमारे बंदे हमें हवाले नहीं करते थे। को तालिबान से डील करना इतना आसान नहीं है जितना कि अफ़गानिस्तान के हुक्मरान समझ रहे हैं या इम्प्रेशन दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, सुपर पावर थी और है, और उसके बावजूद जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ अमेरिकन फ़ौज के ख़िलाफ़ थी जी। वो नहीं मुकम्मल तौर पर रोक सके। अमेरिकनों के ऊपर भी हमले हुए हैं, अगर अफगान्स पे हुए हैं तो अमेरिकन फोर्सेस पे भी हुए हैं, अमेरिकन कैंप्स पे भी हुए हैं। तो ठीक है, ये यानी नेचर जो ऑफ अहम नुकता कॉन्फ्लिक्ट। सामने आ रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान को बदगुमान करने की कोशिशें भी की गई। अकील साहब, आप क्या कहते हैं? अफगान सदर ने अपने बयान में अच्छे और बुरे तालिबान पर तफरीक की भी बात की है, जिसको पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद किया गया है। आपको लगता है कि ऐसी कोई तफरीक मौजूद है अब भी? देखें, इसमें तो शक नहीं है कि बाज़ ऐसे ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते रहे हैं जो कि पाकिस्तान पर तो हमले नहीं करते थे, मगर अफ़गानिस्तान में जाकर वो रवैया करते थे। उसमें हक़ानी ग्रुप भी है, उसमें चंद और तालिबान ग्रुप्स भी है, और इसका अमेरिका भी कई बार कहता रहा है। और अब भी आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले अमेरिका ने फिर से इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि हक़ानी ग्रुप पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहा है या पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। ये अपनी जगह पर एक हकीकत है कि पाकिस्तान में गुड और बैड का तस्वर शायद कि अब भी मौजूद हो, मगर माज़ी के मुकाबले में पाकिस्तान ने अज़रबैजान के नतीजे में जो कुछ किया या यहाँ से लोगों को जिस तरीके से डिसमिसल करने में कामयाबी हासिल की और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है, तो उसके मुकाबले में अगर मादी के साथ मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान पर यह प्रेशर कम भी हुआ है। अलबत्ता यह है कि अफ़गान हुकूमत को भी अपने रवैयों पर उनके अंदर जो बहुत शुक्रिया अकील यूसुफजई साहब आपका, और इसके साथ साथ खुर्शीद कसूरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस, इसमें पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें हैं और अफ़गानिस्तान को इस बात का एतराफ़ करना होगा, ये समझना होगा कि दहशतगर्दी का शिकार सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान भी है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।